आज सभी महापुरुषों एवं महानारियों को मेरा नमन। मैं गोविंद नायक आप सभी को नमन करता हूँ। नायक शिक्षा हेल्थ सेंटर इस समाज के लिए एक सूर्य उदय की तरह है। समाज अंधकार में डूबा हुआ था। मुझे लगता है ये एक प्रकाश की किरण है जो बाबा साहब ने बताई थी। उस पथ पर चलने की राह नायक हेल्थ सेंटर एंड शिक्षा चल पड़ा है। राजस्थान के अंदर 2 शिक्षा संस्थान अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। एक सिंधु फाउंडेशन, सिंधु का मतलब है सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर नायक ऑनर डेवलपमेंट एंड यूनिटी। ये दोनों संस्थान एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रतिस्पर्धी है। हमें इन्हें प्रतिस्पर्धी के तौर पर ही लेकर चलना है। जितने ज्यादा शिक्षण संस्थान हमारे पास होंगे उतने ही ज्यादा हम शिक्षा के प्रति जागरूक कर पाएंगे अपने आने वाले पीढ़ियों को। मैं आप सबके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा कि ये जो युवा पीढ़ी है वो किसी भी देश और राष्ट्र की धरोहर होती है। यदि हम अपने बच्चों को शिक्षा और सही मार्गदर्शन दे पाए तो हम अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर पाएंगे। और शिक्षा हेल्थ सेंटर का यही मुख्य ध्येय है कि हम हमारी भावी पीढ़ी को सुरक्षित मार्ग देंगे और सुरक्षित मार्ग मिलेगा तो हमारी भावी पीढ़ी प्रगति के उत्तरोत्तर मार्ग पर बढ़ती रहेगी। मैं वैसे आप लोगों को कहने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ सुनने और सीखने के लिए ही आया हूँ। मेरा फोकस समाज की भावी पीढ़ी पर रहेगा कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य पर चल पड़िए। मार्ग कठिन हो या न भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आदमी ने अपने मन में सोचा था कि मुझे चांद पर जाना है तो चांद के लिए धरती से कोई मार्ग नहीं था, मगर आदमी का लक्ष्य अटल था। और 20 जुलाई 1969 को एक मनुष्य ने चांद की धरती पर पैर रख दिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो यहाँ ये मायने नहीं रखता कि आपका मार्ग कितना कठिन है या मार्ग है या मार्ग नहीं है। आज मुझे बड़ा गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि बेटी गायत्री जो बहुत कठिन परिस्थितियों में रहकर भी प्रथम RS क्लियर करने का गौरव हासिल किया है, हमें गौरवान्वित किया है। ठीक इसी तरह मैं बेटी जास्मीन को भी तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस समाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। आज नायक समाज की पहचान गायत्री और जैस्मिन नायक जैसे एक शिक्षा नायक बहुत अच्छी है जो शायद यहाँ अभी आई नहीं है। उसने राजस्थान की मेरिट में पहला, अभी तक 1957 से राजस्थान का शिक्षा बोर्ड बना, तब से लेकर अभी तक कोई भी नायक समाज की बेटी इसमें मेरिट में नहीं आई थी, पर उस शिक्षा नायक ने ये कर दिखाया। तो हम अपने बेटियों पर अगर विश्वास करें और बेटियां हमारे विश्वास को सही ठहरा दे तो इस समाज की दिल्ली में लक्ष्य शिक्षा हेल्थ सेंटर का प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का लाइव आप देख रहे हैं। माता बहनों की तरफ है कि आप समाज की रोटियों को श्रीमान गोविंद जी नायक अपना संबोधन दे रहे हैं। आप हौसला दीजिए, उन्हें उड़ने के लिए पंख है पर उन्हें पंखों में बल आ भी दे सकती है। एक चिड़िया के घोंसले में एक छोटा सा नन्ही जान आकाश में उन्मुक्त आकाश की ऊंचाइयां छूने के लिए वो अपनी मां के हौसले से ही उड़ता है। तो मेरी माता बहनों से विशेष रिक्वेस्ट है कि वो बेटियों को बहुत विशेष तौर से प्रयास करें, प्रेरित करें, ताकि समाज में शिक्षा का जो उजियारा है वो बहुत तेजी से चले और हमारा समाज एक शिक्षित और प्रगतिशील समाज कहलाने लगे। आज काफी जगह दिक्कत होती है, जब समाजों की गिनतियां होती है तो नायक समाज का नाम काफी नीचे पाया जाता है। ये भूमिगत सच्चाई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। भले ही हम ये नहीं कह सकते कि आप समाज को नीचा नहीं कहें या वो नहीं कहें, पर ये वास्तविक सच्चाई ये है कि आज समाज से, अपने समाज से जो भी समाज पीछे थे वो अच्छी प्रगति कर गई
और मैं जब प्रगति के कारणों पर विचार किया तो यह है कि उनका एक आदर्श और एक विचारधारा का अपनाना हुआ। हम अभी तक एक आदर्श एक विचारधारा नहीं अपना पाए हैं। राजस्थान के नायक, मध्य प्रदेश का नायक का भाई होते हैं कि वो अपना आप को बोलता है मैं तो ओबीसी वाला हूँ, राजस्थान वाले एसटी वाले या एससी वाले हैं, जबकि हकीकत ये है कि राजस्थान के नायक जो है वहीं से पलायन करके एमपी में गए हैं, वहीं से पलायन करके दिल्ली में आए हैं। तो हम मूल रूप से तो एक ही पेड़ के तने हैं, डाले हैं, टेने हैं, पत्ते हैं, फूल हैं। तो हमारा इस बात से ये होना चाहिए कि हम एक ही हैं, चाहे भले संगठनिक तौर पर किसी को एसटी में रख दिया, किसी को एसटी में रख दिया, किसी को ओबीसी में रख दिया, कोई जनरल में है, ये मायने नहीं रखता। अगर आपका भाई एक खेती कर रहा है और एक सर्विस कर रहा है, क्या वो अलग हो गया? बिल्कुल भी नहीं है। अगर खेती करने वाला भाई खेती कर रहा है तो वो आपका पालन पोषण वही कर रहा है। आप जो पढ़ के आज फ्रूट कोर्ट में बैठे हैं उसके पीछे उस खेती करने वाले भाई का ही हाथ है। तो हम उसको छोटा, उसको नहीं दर्जे का नहीं कह सकते। तो हमें एक तो ये बात बिल्कुल साफ तौर पर सोचनी पड़ेगी कि हमें सभी भाइयों को एक मानना पड़ेगा। भले उनकी संस्थागत व्यवस्था या संविधान पद्धति जो भी श्रेणीगत है वो कुछ नहीं होना दो, एसटी में होने दो, एसटी में होने दो, जनरल में होने दो, ओबीसी में होने दो, हम सब हैं तो मूल रूप से एक ही। अब देश काल और परिस्थिति अनुसार अलग अलग जगह अलग अलग काम करने लग गए, इनसे हम थोड़ा सा अलग होने लग गए। किसी को खेती का काम मिल गया, खेती करने लग गया, किसी को व्यवसाय का काम मिल गया, व्यवसाय करने लग गया, कोई नौकरी करने लगा, कोई छोटी नौकरी करने लगा, कोई बड़ी नौकरी करने लगा। तो जब तक हम लोग आपस में एक नहीं समझेंगे, एक दूसरे को अपना नहीं समझेंगे, एक पसीने में डूबे हुए भाई को यदि सफेद कॉलर व्यक्ति गले नहीं लगाएगा तो फिर ये मामला चलेगा कैसे? तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि हम अपने एक भाई को जहाँ कहीं भी मिल जाए, मैं अपने नाम का आगे गोविंद नायक लिखता हूँ स्पष्ट तौर पर। रेलवे स्टेशन पर मेरा लाइन बॉक्स जो सरकारी है बना था, उस पर गोविंद नायक लिखा बना था मोबाइल नंबर के साथ। कोई भी समाज का बच्चा आता, देखता, पढ़ के फोन करता, साहब मैं नायक समाज से हूँ और कोटा में आया हूँ, उसके बाद भी उसकी जिम्मेवारी खत्म, मेरी जिम्मेदारी शुरू है। कोटा में आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए समाज के बच्चे का मेरा स्वागत है। कभी भी एग्जाम होती है पिछले 16 साल से मैं कोटा में रह रहा हूँ, 16 साल से मेरे घर के दरवाजे रात को 2 बजे भी खुले मिलेंगे। अगर समाज का कोई बच्चा एग्जाम देने के नाम से अगर आ रहा है तो बिना किसी पूर्व सूचना के लिए आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा घर है मगर नीचे गद्दे बिछा के काम चला लेता हूँ। मेरे बारे में समाज के लोग कभी भामाशाह, कभी दानदाता या कई उपाधियां कहते हैं, वो उनका अभिव्यक्ति का अधिकार है, मैं कुछ कहूँगा नहीं। पर इन सभी का वन वर्ड यह है कि मैं एक मजदूरी माह का बेटा हूँ। मैं स्वयं 12 साल की उम्र में 3 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी से अपनी ज़िंदगी शुरू की और ज़िंदगी की जदोजहद में आगे बढ़ने लगा। मेरी माँ भट्टे पर मजदूरी का काम करती थी, तो 40 किलो की एक टोकरी होती है जो चढ़ानी पड़ती है ऊपर। किसी ने अगर काम करते देखा होगा तो जान लेंगे। मुझे उसकी बड़ी टीच होती थी, पर मैं इतना सक्षम नहीं था कि वो मैं उठा के चढ़ जाऊँ। तो फिर मैंने जाना कि मुझे ये टोकरी उतरवानी है कैसे भी, और मैं अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर की बात तो मैंने अपने लक्ष्य से हटा दी। सबसे पहला प्रयास ये कि मेरे माँ के सर की टोकरी कैसे उतरे, और मैं उसी प्रयास में चल पड़ा। और सबसे पहला लक्ष्य निर्धारित किया मुझे सेना में जाना है कैसे भी, क्योंकि सबसे पहले वही नौकरी लग सकती है। मैंने अपने आप को तैयार किया, जोधपुर बिहार में भर्ती के लिए पहुंच गया। क्वालिफिकेशन अच्छी थी, पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी, मेहनत से की, बेहतर प्रतिशत के साथ राजस्थान बोर्ड पास किया। 17 साल 1 महीना 15 दिन का था तो मैंने ज्वाइन कर ली। जब मुझे ज्वाइन में पहला लॉटरी मिला तो मुझे पता चला कि वैकेंसी एक ही थी। यदि मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे पहले पता होता कि वैकेंसी एक है तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता और मैं नहीं जीत पाता। पर जब मुझे पता ही नहीं था तो मैं तो अपने लक्ष्य पर था कि मुझे तो एक वैकेंसी चाहिए, आगे कितने हैं, 1000 है, तो उससे लेना देना नहीं, मुझे तो मेरे लिए एक वैकेंसी की जरूरत है, और वही एक वैकेंसी थी। और पहले प्रयास में मैं सफल होकर चला गया। जब वहाँ मैं पहुँच गया तो मुझे अपना आप को स्थापित होने के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे लगा कि मेरे साथ वाले जो मजदूर थे, मेरे साथ जो मजदूरी करने वाले अपने समाज के बच्चे हैं, वो तो आज भी किसी के लिए मजदूरी कर ही रहे होंगे, तो मैं क्यों उनका मार्गदर्शन किस तरह कर सकता हूँ। मैंने अपना आपसे विचार किया और मैं बाबा साहब के फेयर वेयर टू सोसाइटी के सिद्धांत को अपने में लिया। उनके ट्रिपल टी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, फेयर वेयर टू सोसाइटी का ट्रिपल टी,
टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, इन तीनों में से आपके पास जो उपलब्ध हो वो आप दे समाज को। और मैंने अपने 12 महीने की तनख्वाह में से 1 महीने की तनख्वाह जो मार्च के महीने होते हैं वो इसलिए मार्च में मैंने किया कि मार्च के महीने में तनख्वाह सबसे ज़्यादा आती है। इनकम टैक्स कटता नहीं है मार्च में, फरवरी तक कटता है, फिर वापस अप्रैल से शुरू होता है। तो मैंने देखा कि दूँ तो सबसे ज़्यादा ही दूँ, तो 12 महीनों में जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह मेरी मार्च की बनती है उसको मैंने पे टू सोसाइटी डोनेट कर दिया। आज 32 साल से लगातार चल रहा है। दिल्ली के अम्बेडकर भवन में ये कार्यक्रम चल रहा है। थोड़े बहुत सहयोग से, मैं नहीं कहता कि मैं उनको लगा दिया, मैं उनका दिल्ली के अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम चल रहा है लक्ष्य शिक्षा एंड हेल्प सेंटर का। लक्ष्य शिक्षा एंड हेल्प सेंटर का 5वीं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। गोविंद जी नायक कोटा है जो संबोधित कर रहे हैं। इस जुलाई में किया है। मुझे लगा कि मैं कुछ सक्षम हुआ हूँ तो मेरे समाज की बेटियां जिनके ठीक से परवरिश नहीं हो पाती है, शादी नहीं हो पाती है, और एक लक्ष्य है वो निर्धारित करता है हर साल एक बच्चे की शादी करूंगा और 25वीं बेटी की शादी अभी मई में करके मैं आपके सामने। ये कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं है, ये छोटी छोटी है जो मैं चाहती बच्ची की कराता हूँ। कोई बड़े धूमधाम बड़ा गोल लेके नहीं करता हूँ, मैं सामूहिक विवाह में करता हूँ। और उस बच्ची का सामूहिक विवाह में लगने वाले पैसे 21,000, 16,000, 20,000 जो भी है वो देकर उस बच्ची का मैं घर बसवा देता हूँ। बस इतनी ही औकात है। अब माता बहन एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि एक हमारे राजस्थानी में कहावत है कि देव बिनु न भटकिया दर्शन हुआ न देव, जन्म धनायो जेठवा झूठा नंबर से। तो ये कहने का मतलब है अपन आज तक उस दरवाजे को खटखटाते रहे जिसमें देने वाला कोई था ही नहीं। तो आप अभी अपने आप को प्रतिष्ठापित करो कि आपको शिक्षा के जरिए ही हम समाज की उन्नति कर सकते हैं। बाकी चीजें बाकी गौण है। धर्म के मतलब आपको कहना चाहें तो धारण करे सो धर्म है, बाकी झूठी बात। सूरज उगे उजियारा है, नहीं तो अंधेरी रात। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहूँगा आपने मुझे समय दिया। मैं एक मजदूर माँ का बेटा होकर इस मंच पर देने का मौका दिया है मुझे, और मुझे उस मौके के आधार पर ही मेरी 2 बेटियाँ दोनों डॉक्टर हैं। बेटा LLB क्लियर करके वकील बन गया है। तो आपके समाज के सामने काफ़ी एक प्रेरक उदाहरण रहा है उनका कि एक मजदूर का बेटा शुरुआत में जो बाल मजदूर रहा है उसके बेटे बेटियाँ आज एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं। मैं आपसे विशेषकर बेटियों से उम्मीद करूंगा कि आप इस समाज को एक नई दिशा देंगी। माता बहनों का विशेष जोर रहेगा कि वो अपने समाज में अपनी बेटियों को प्रेरित करें, उन पर अनर्ग जो वर्धनाएँ होती है वो नहीं मानें। क्या समाज की परंपरा है क्या है वो सीख जाएंगी। आप शिक्षा का ध्यान देंगे तो विशेष तौर पर वो आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं एक बार और जो किसी कहना चाहूँगा कि शिक्षा हेल्प सेंटर बहुत अच्छे से काम करने लगा है। समाज के कोने कोने से जो भी बच्चे आते हैं उनका हेल्प होता है, थोड़ी बहुत जो भी हेल्प हो सकती है अच्छी तरह से करते हैं वो। तो अब मेरा एक छोटा सा बात है, राजस्थान के अंदर अगर कोई शिक्षा के लिए छात्रावास बनता है, संस्था कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख रुपए का बिल्डिंग धन्यवाद। सभी आपने मुझे सुना उसके लिए हार्दिक स्वागत। धन्यवाद बाबा साहब, आपने मुझे बोलने के काबिल बनाया। धन्यवाद मेरी माँ जिसने मुझे पैरों पर खड़ा होने के लिए हौसला दिया। धन्यवाद आप माता बहनों को जो यहाँ आप आई। जय भीम, जय भारत, जय न्याय समाज। आपने अभी गोविंद जी नायक को सुना, इन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। इतना बड़ा हमारे समाज के, मैं तो कहता हूँ ये लिजेंड है, इतने बड़े इतने महान शख्सियत है कि इन्होंने पूरे 6 साल में इनके पास 3 ड्रेसें होती है। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल होता है वैसे इनके पास 3 बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं अपना। और मैं 2014 से जो जूते ये पहन रहे हैं, अभी इनके पहने हुए हैं, 2014 से जो जूते पहने थे वही जूते इनके अब देख रहा हूँ। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो काम अपने आप में इनके लिए प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। और एक बात बड़ी, जब ये नेवी में थे तब मालदीव के राष्ट्रपति जो किडनैप हो गए थे, इन्होंने एक मिशन के तहत, हालांकि ये सारी बातें हैं जो आउट नहीं करते, लेकिन इनकी बहादुरी की बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ। मालदीव के राष्ट्रपति
को छुड़ाने के लिए इनकी अहम भूमिका रही थी और मालदीव के राष्ट्रपति को अपने भारत के राष्ट्रपति भवन में जिंदा लेके आए थे और उसकी वजह से इनको उत्तम जीवन रक्षा जीवन पदक मिला था, जो कि जिंदा कमांडो होते हैं उनमें से गिने चुने भारत के लोगों के पास है। और ये हमारे बीच में आज मतलब हम मौजूद हैं ये ऐसे शख्स को हम सत प्रणाम करते हैं, सत नमन करते हैं कि ऐसे शख्स हमारे समाज में पैदा हुए। आगे संबोधन की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं माननीय प्रमोद जी। मित्रों,